हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आइडियोग्राम सक्सेस क्लासेस एजुकेशन। और आज हम लेकर आए हैं नेटवर्क एनालिसिस सिंथेसिस का जो सेकंड लेक्चर, जिसमें हम स्टडी करेंगे नोडल एनालिसिस। ठीक है, ये यूनिट 1 का आपका पहला टॉपिक है, इसको हम स्टडी करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको स्टडी किए थे, जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं और कुछ बेसिक लॉज हैं, जैसे ओम्स लॉ हमने स्टडी किया था, KCL किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को स्टडी किया था। ठीक है, ये यूनिट 1 का पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नोडल एनालिसिस, जो AKTU के सिलेबस में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम स्टडी करेंगे नोडल एनालिसिस होता क्या है, दूसरा स्टेप टू अप्लाई नोडल एनालिसिस, किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप है। तीसरे नंबर पर है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स, यानी इसके एग्जाम्पल्स करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पूरे सब्जेक्ट को आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, आगे की जो सेकंड यूनिट हमें थ्योरम्स आएंगी, उन थ्योरम को स्टडी करने के लिए आपको नोडल एनालिसिस और जो मैश एनालिसिस, जो इसका एक और टॉपिक है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोडल एनालिसिस आज इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोडल एनालिसिस क्या होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन द किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL पर बेस्ड होता है। यानी पहले हम किस सर्किट में जिस भी नोड पर हम इसको अप्लाई करना होता है, वहाँ पर KCL अप्लाई करते हैं, किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करते हैं। इन दिस मेथड द अननोन वेरिएबल्स आर द नोड वोल्टेजेस। यहाँ पर अननोन जो वेरिएबल्स होते हैं वो नोड वोल्टेजेस होते हैं। नोड वोल्टेजेस की वैल्यू जब हमें फाइंड करनी होती है तो नोडल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़ जनरली यूज्ड व्हेन द सर्किट कंटेन्स सेवरल करंट सोर्सेस। यानी जनरली तब यूज़ होता है जब करंट सोर्सेज ज़्यादा हों, वहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, वैसे वोल्टेज सोर्स है तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब करंट सोर्स है तो वहाँ पर हम इसको प्रीफर करते हैं, नोडल एनालिसिस को। ठीक है, अब क्या क्या स्टेप हैं इसके, वो देख लीजिए। पहला स्टेप क्या है? इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ नोड्स। ये नोड्स मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, नोड क्या होता है और जो आपका सर्किट है, तो ब्रांच क्या होती है। ठीक है, मैश किसे कहते हैं, लूप किसे कहते हैं, ये सभी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा से यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले क्या करते हैं, n नंबर ऑफ नोड्स अगर किसी नेटवर्क में है, n नंबर ऑफ नोड्स, तो ऑल द नोड्स आर लेबल्ड, सभी को लेबल कर दिया जाएगा, यानी उनकी नेमिंग कर दी जाती है, 1 2 3 4 या ABCD करके उसकी नेमिंग कर देंगे। उसके बाद वन नोड इज ट्रीटेड एज द डॉटम और रेफरेंस नोड, जिसको जीरो पोटेंशियल नोड भी हम कहते हैं। यानी किसी एक नोड को हम रेफरेंस नोड कंसीडर करेंगे, जिसका पोटेंशियल हम जीरो कंसीडर करेंगे, और बाकी नोड्स का पोटेंशियल उस रेफरेंस नोड के रेस्पेक्ट में ही हमें डिटरमाइन करना है। एंड द अदर नोड वोल्टेजेस आर ट्रीटेड एज अननोन टू बी डिटरमाइंड, यानी अदर नोड्स का पोटेंशियल हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, KCL इज रिटन एट ईच नोड। अब देखो, n नोड्स में से एक तो हमने रेफरेंस नोड मान ली, तो बची कितनी, n-1। तो n-1 नोड के सभी n-1 नोड के लिए हम KCL को अप्लाई करेंगे। ठीक है, हर एक नोड पर KCL अप्लाई करेंगे, यानी n-1। जैसे सपोज करो किसी सर्किट में अगर 4 नोड्स हैं, 4 नोड्स हैं, तो एक को हमने रेफरेंस मान लिया, तो बची कितनी, 3। तो 3 नोड्स के लिए हम तीनों के लिए KCL इक्वेशन वहां पर लिखेंगे। ठीक है, n नोड्स ऑफ द सर्किट यूजिंग एज्यूम करंट डायरेक्शन, वहां पर हम करंट की डायरेक्शन अपने आप एज्यूम कर लेंगे, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट एज्यूम करके हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, KCL अप्लाई करेंगे, दिस विल क्रिएट n-1 लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, यानी वहां पर n-1 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हमें मिल जाएंगी। n-1 अगर हम नोड पर अप्लाई करेंगे तो n-1 वहां पर इक्वेशंस मिल जाएंगी। इन ए सर्किट विद इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, if two nodes of interest are separated by a voltage source instead of a resistor or current source, then the concept of supernode is used that creates constraint equation। देखो, ये कॉन्सेप्ट तब यूज करते हैं जब किसी दो नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ जाता है, या किसी रेफरेंस नोड और एक जो नोड हमने कंसीडर किया है उसके बीच में एक क्या हो जाता है, वहां पर एक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स वहां पर आ जाता है। रजिस्टर इंस्टेड ऑफ ए रजिस्टर और करंट सोर्स, यानी एक रजिस्टर और करंट सोर्स की बजाय वहां पर क्या आ जाता है, एक वोल्टेज सोर्स अपियर हो जाता है। तो वहां पर हम सुपर नोड का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, इसको भी हम स्टडी करेंगे क्या होता है सुपर नोड अपने इस आज के लेक्चर में। नेक्स्ट स्टेप है द करंट इज कंप्यूटेड बेस्ड ऑन द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू नोड्स। अब हमें किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट निकालना है,
तो हमने नोड की वोल्टेजेस तो फाइंड कर ली है, तो उसके वोल्टेज डिफरेंस से हम करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस को उस रेजिस्टेंस, उस ब्रांच के रेजिस्टेंस से या इम्पीडेंस से हम डिवाइड करके करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ n-1 साइमल्टेनियस इक्वेशन गिव्स द अननोन नोड वोल्टेजेस, यानी जितनी इक्वेशंस आएंगी उन सभी का सॉल्यूशन अगर हम निकाल लें तो उससे हम नोड वोल्टेजेस फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स हैं। 2 मार्क्स में स्टेप भी पूछ लेता है, कभी कभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि राइट डाउन द स्टेप्स टू सॉल्व द सर्किट यूजिंग नोडल एनालिसिस, यानी नोडल एनालिसिस किस तरह से हम अप्लाई करते हैं सर्किट में। तो 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर पहला हमने बेसिक यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। क्वेश्चन 1, फॉर द गिवन नेटवर्क अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल यहाँ पर अप्लाई करना है एंड राइट द नोड इक्वेशंस। नोड इक्वेशंस हमें लिखनी है, सिर्फ नोड इक्वेशंस लिखनी है। किस तरह से हम नोड इक्वेशंस यहाँ पर लिखेंगे। ये सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इधर I1 है, ये सोर्स है, करंट सोर्स है, एरो लगा है, इसका मतलब करंट सोर्स है। इधर I2 है, ये दूसरा करंट सोर्स है, और बाकी सभी क्या है यहाँ पर रेजिस्टेंसेस या इम्पीडेंस आप समझ सकते हैं। आर से यहाँ पर डिनोट किया है तो इसका मतलब रेजिस्टेंसेस ही है, तो यहाँ पर सभी रेजिस्टेंसेस हैं। और नोड के वोल्टेज यहाँ पर E1, E2, E3 से इन्होंने रिप्रेजेंट किए हैं। हम V से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, V1, V2, V3। अब देखो यहाँ पर नोड पर वोल्टेजेस जो लिखे हुए हैं, EMF लिख रखी है इसकी, यानी E1, E2, E3 ये नोड वोल्टेजेस यहाँ पर कंसीडर किया है। तो अब इन सभी नोड के लिए इसको नोड 1 कंसीडर करेंगे। ये वाला नोड 1 है हमारे पास, इधर नोड 2 है, ये नोड 3 है। ठीक है, तो नोड 3, 3 नोड्स हैं यहाँ पर। इसके लिए हमें क्या करना है, नोड जो इक्वेशंस हैं, केसीएल की इक्वेशन लिखनी है और नोड इक्वेशंस वहाँ पर बनानी है। तो सबसे पहले तो हम किसी एक नोड को रेफरेंस नोड कंसीडर कर लेंगे। किसी एक नोड को हम क्या करेंगे, देखो ये सारी एक ही नोड है, ये कनेक्टेड है आपस में, जितनी भी नोड्स हैं ये सभी क्या है आपस में ज्वाइंट है। इसका मतलब क्या है, ये एक ही नोड है सभी, यानी इसको हम एक रेफरेंस नोड कंसीडर कर सकते हैं। ये रेफरेंस नोड हो गई। एक नोड यहाँ पर है E1, एक यहाँ पर है सेकेंड नोड 2, और एक ये है 3, 1, 2, 3। इसका EMF है E1, 2 का EMF है E2, 3 का EMF है E3। या वोल्टेज आप कह सकते हैं, नोड 1 का वोल्टेज है E1, नोड 2 का वोल्टेज है E2 और नोड 3 का वोल्टेज है E3। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले KCL अप्लाई करेंगे। KCL कैसे अप्लाई करेंगे, देखो तीन नोड्स हैं यहाँ पर, 1 बाय 1 नोड पर हम क्या करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे। तो पहली नोड पर अगर हम KCL अप्लाई करते हैं तो देखो करंट I3 किस तरफ जा रहा है, इधर से I1 की डायरेक्शन आप देख सकते हैं। इस ब्रांच में यहाँ पर करंट I1 की डायरेक्शन ये है, देखो यहाँ पर ये I1 की डायरेक्शन है, इधर I1 की डायरेक्शन है। I1 से इधर I3 आ गया करंट, ये वाला I3 करंट है, और इस तरफ I4 है। तो अगर हम नोड 1 की बात करें तो नोड 1 की तरफ जो करंट जा रही है, जाने वाली करंट, नोड 1 की तरफ जाने वाली करंट कौन सी है, I1 है। और नोड 1 से जो लीव कर रही है करंट वो कौन सी है, I3 और I4 है। तो हम नोड 1 के लिए KCL अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइंग KCL फॉर नोड 1, KCL फॉर नोड 1। नोड 1 के लिए अगर हम KCL अप्लाई करेंगे तो देखो आने वाली करंट I1 इज इक्वल टू, यानी आने वाली करंट जितनी भी है, करंट कमिंग टुवर्ड्स द नोड इज इक्वल टू द करंट लीविंग फ्रॉम द नोड्स, यानी जितनी करंट लीव करेगी नोड से उसके इक्वल होगा। तो यहाँ से कौन कौन सी करंट है, एक I3 और एक I4 लीव कर रही है, यानी I1 इक्वल टू I3 प्लस I4, ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब देखो I1 तो करंट सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो ये तो I1 ही रहेगा, इसकी वैल्यू दी होगी, जो भी करंट सोर्स है, जितने भी एम्पेयर का करंट सोर्स है वो वहां पर गिवन होगा सर्किट में। तो I1 की वैल्यू यहाँ मिलेगी आपको। I3 और I4 की वैल्यू हम इस रेजिस्टेंस और इसके पोटेंशियल डिफरेंस से फाइंड कर सकते हैं, इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इस नोड का पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ पर भी 0 पोटेंशियल होगा, और इसके ऊपर यहाँ पर पोटेंशियल है E1, यानी इसका ये जो रेजिस्टेंस R1 लगा है, इसका ऊपर वाला टर्मिनल E1 पोटेंशियल पर है और नीचे वाला टर्मिनल 0 पोटेंशियल पर है। तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E1 माइनस 0, या इसको हम E1 पोटेंशियल कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका पोटेंशियल अगर E1 है और करंट इसमें I3 फ्लो हो रहा है, तो ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो E1 माइनस 0 अपॉन R1 हो जाएगा I3 की वैल्यू।
तो I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 तो एज इट इज रहेगी वैल्यू, I1 तो सोर्स की वैल्यू दी होगी, लेकिन I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1 माइनस जीरो, तो माइनस जीरो नहीं लिखेंगे, E1 डिवाइड बाई R1, ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, E1 डिवाइड बाई R1 इसके लिए लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस अब देखो R4 की वैल्यू क्या होगी, I4 की वैल्यू, सॉरी I4 ये करंट है इधर जो नोड 1 और 2 के बीच में यहाँ पर जा रहा है, नोड 1 से नोड 2 की तरफ जो करंट आ रही है उसको हम I4 ले रहे हैं। तो देखो नोड 1 का वोल्टेज है E1 और नोड 2 का वोल्टेज है E2, तो 1 से 2 की तरफ करंट जा रहा है I4 और उसके बीच में रेजिस्टेंस लगा है R2, तो हम यहाँ पर I4 की वैल्यू लिख सकते हैं E1 माइनस E2। अब देखो करंट की जो डायरेक्शन ली जाएगी, जिस डायरेक्शन में करंट है उस वोल्टेज को हायर वोल्टेज मानेंगे और जिसकी तरफ जा रहा है उसको लोअर, यानी हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ करंट जा रहा है, तो इसका वोल्टेज E1 हायर होगा, E2 लोअर होगा, E1 माइनस E2 करेंगे। अगर करंट E2 से नोड 2 से नोड 1 की तरफ आ रही है तो फिर क्या होगा, E2 माइनस E1 होगा, ठीक है। तो यहाँ E1 माइनस E2 करेंगे, E1 माइनस E2 डिवाइड बाई R2, तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2, डिवाइड करेंगे इसको R2 से, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंपल वे में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये नोडल एनालिसिस की जो नोड इक्वेशन है, पहली इक्वेशन हमारे पास आई है I1 इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E1 माइनस E2 अपॉन R2, इस नोड 1 पर हमने अप्लाई की। इसी तरह से नोड 2 पर अगर हम अप्लाई करें, एट नोड 2 KCL एट नोड 2 पर अगर हम KCL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, KCL एट नोड 2, देखो नोड 2 पर अगर हम KCL अप्लाई करेंगे तो नोड 2 की तरफ कौन सी करंट आ रही है, एक तो I4 करंट इधर आ रही है और यहाँ से जो लीव कर रही है I5 और I6, देखो यहाँ पर ये करंट I4 जब इधर से जा रही है तो ये नोड 2 की तरफ ही जाएगी, ये नोड 2 की तरफ जाएगी करंट, और नोड 2 से जो लीव कर रही है करंट, एक तो है I6 जो इस तरफ जा रही है और एक इधर है I5, तो हम इस पर KCL अप्लाई कर सकते हैं। क्या होगा, KCL इक्वेशन लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर I4 इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, I5 प्लस I6। अब देखो I4 की वैल्यू हम लिखेंगे E1 माइनस E2 डिवाइड बाई R2, E1 माइनस E2 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू I5 की वैल्यू क्या होगी, I5 करंट जो R3 ब्रांच में है, इस R3 रेजिस्टेंस में जो I5 करंट है R3 रेजिस्टेंस में जा रहा है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस में R3 में जो करंट जा रहा है वो I5 है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा E2 माइनस जीरो, यानी E2 इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा E2 डिवाइड बाई R2, ये I5 की वैल्यू हो गई E2 डिवाइड बाई R3, E2 डिवाइड बाई R3, और प्लस I6 की वैल्यू होगी E2 माइनस E3 अपॉन R4, E2 माइनस E3 अपॉन R4, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ये I6 करंट है वो इस रेजिस्टेंस में है R4 वाले में, तो यहाँ पर क्या होगा E2 माइनस E3, करंट की डायरेक्शन E2 से E3 की तरफ है, इसका मतलब E2 माइनस E3 करेंगे, E2 माइनस E3 अपॉन R4, ये I6 की वैल्यू जाएगी, तो E2 माइनस E3 डिवाइड बाई R4, तो ये एक हमारे पास दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। सेकेंड इक्वेशन हमारी आ गई है। तीसरी इक्वेशन हम तीसरी नोड पर अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली नोड और इधर इस दोनों ही नोड कनेक्टेड है, यानी इसको हम एक ही नोड कंसीडर करेंगे। ये जो दोनों नोड हैं इसको हम एक ही नोड कंसीडर करेंगे, यहाँ पर अलग अलग नोड नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं लगा तो इसको सिंगल नोड कंसीडर करेंगे। तो इस नोड पर जो करंट आ रही है, आने वाली करंट कौन कौन सी है, नोड की तरफ आने वाली करंट है यहाँ पर I6, और नोड से जो लीव कर रही है करंट एक तो I7 है, और एक कौन सी करंट है यहाँ पर, देखो ये वाली करंट I8 लीव कर रही है, ये I7 लीव कर रही है। नोड की तरफ जो करंट आ रही है वो I6 है, और एक करंट ये वाली भी आ रही है I2, तो यहाँ से I2 भी ली जाएगी।
यानी I6 और I2 ये इसको दोनों को एक ही नोड कंसीडर करेंगे, सिंगल नोड है, इन दोनों को एक ही नोड कंसीडर करेंगे। तो इस नोड की तरफ मान लो I6 करंट आ रही है, यहां से I2 करंट आ रही है, तो I6 और I2 दोनों प्लस करेंगे, और जो लीव कर रही है वो कौन सी है, I7 और I8। तो अब देखो तीसरे के लिए E3 के लिए यहाँ पर नोड 3 के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, इक्वेशन एट नोड 3 या KCL एट नोड 3। नोड 3 पर जब हम KCL अप्लाई करेंगे तो I2 प्लस I6 करेंगे, I2 प्लस I6, और इसको किसके इक्वल करेंगे, I7 प्लस I8, I7 प्लस I8। यानी जो नोड की तरफ करंट आ रही है वो कौन सी है, I2 और I6, और नोड से जो लीव कर रही है करंट वो कौन सी है, I7 और I8। अब देखो I2 की वैल्यू उसी तरह से हम निकालेंगे, I2 तो सोर्स प्रोवाइड कर रहा है तो इसकी वैल्यू तो हम नहीं निकालेंगे, ये तो वैल्यू दी होगी, जितनी भी सोर्स की वैल्यू है वो दी होगी यहाँ पर क्वेश्चन में, I1 और I2 ये तो गिवन होगी। अब I6 कितना होगा, E2 माइनस E3 अपॉन R4, E2 माइनस ये I2 ऐसे ही रहेगा, और I6 होगा E2 माइनस E3, E2 माइनस E3 डिवाइड बाई R4 इक्वल टू I7 कितना होगा, I7 देखो इस वाली ब्रांच में है R5 रेजिस्टेंस में, तो E3 माइनस 0 यानी E3 डिवाइड बाई R5, E3 डिवाइड बाई R5 प्लस इधर आ जाएगा I8 कितना होगा, E3, इसका भी पोटेंशियल E3 होगा, देखो इधर E3 है तो यहाँ भी E3 रहेगा, ये ध्यान रखना, इस नोड का पोटेंशियल E3 है तो इसका भी क्या रहेगा, E3 ही रहेगा, ठीक है। दोनों कनेक्टेड नोड है, जॉइंट है, तो अलग अलग पोटेंशियल नहीं होगा, एक ही रहेगा। तो E3 माइनस 0 अपॉन R6 यानी E3 डिवाइड बाई R6 हो जाएगा, E3 डिवाइड बाई R6। तो ये हमारी तीसरी नोड पर इक्वेशन आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन। तो यही हमारी नोडल इक्वेशंस हैं जो E1 E2 E3 की फॉर्म में है, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हमारी E1 E2 E3 की फॉर्म में इक्वेशंस आ जाएंगी, जिसको हम आगे सॉल्व करके E1 E2 E3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सपोज करो हमने E1 E2 E3 की वैल्यूज इन इक्वेशन से अगर सॉल्व कर ली है, उसके बाद में किसी भी ब्रांच की करंट आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर I1 इसकी वैल्यू चाहिए आपको, I3 की वैल्यू, तो E1 डिवाइड बाई R1 कर देंगे। अगर I2 की वैल्यू, इसकी I4 की वैल्यू चाहिए तो E1 माइनस E2 डिवाइड बाई R2 कर देंगे। I5 चाहिए तो E2 डिवाइड बाई R3 कर देंगे। I6 चाहिए तो E2 माइनस E3 डिवाइड बाई R4 कर देंगे। इसी तरह से I7 चाहिए तो E3 डिवाइड बाई R5 कर देंगे। I8 चाहिए तो E3 डिवाइड बाई R6 कर देंगे। तो इस तरह से हम किसी भी करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास नोड वोल्टेजेस अवेलेबल है, हम उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, क्लियर है? इस तरह से हम नोड इक्वेशंस यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वोल्टेज Vx यूजिंग नोडल एनालिसिस। वोल्टेज Vx फाइंड करना है यूजिंग नोडल एनालिसिस। देखो Vx वोल्टेज कौन सा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस है 50 ओम का, ये वाला Vx वोल्टेज है, ये वोल्टेज हमारा Vx है, इसको हमें फाइंड करना है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। अगर हम इसको रेफरेंस नोड कंसीडर कर लें, अगर हम इसको रेफरेंस नोड कंसीडर कर लें, ये वाली रेफरेंस नोड, ठीक है, तो देखो ये कनेक्टेड है आपस में, तीनों ही नोड क्या है, रेफरेंस नोड है। और ऊपर की जो 3 नोड है इसको 1 2 3 कंसीडर कर ले, तो ऊपर वाली नोड जो होगी उसको 1 2 3 कंसीडर कर ले, ये वाली नोड 1, ये वाली नोड 2 और ये वाली नोड 3। तो इसका जो वोल्टेज होगा उसको हम V1 कंसीडर करेंगे। इसका वोल्टेज V1, नोड 1 का वोल्टेज क्या होगा, नोड 1 का वोल्टेज V1, नोड 2 का वोल्टेज V2 और नोड 3 का वोल्टेज V3। नोड 3 का वोल्टेज V3, नोड 1 का V1, नोड 2 का V2 और नोड 3 का V3। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि हमें क्या करना है, इसकी नेमिंग करनी है। जितने भी नोड्स हैं उसमें से एक नोड को रेफरेंस मान लेंगे और बाकी बची हुई नोड को हम क्या कर देंगे, 1 2 3 करके उसकी नेमिंग कर लेंगे और उसका वोल्टेज हम लिख देंगे यहाँ पर V1, V2, V3। अब देखो हर एक नोड पर हमें KCL अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले करंट की डायरेक्शन एज्यूम करनी होगी कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है,
अब देखो सोर्स की करंट दे रखी है, एरो लगा हुआ है इस तरफ, तो ये करंट की डायरेक्शन हम यही वाली ले लेंगे जिस तरफ एरो लगा है। कितना है 0.6 एम्पियर, तो ये 0.6 एम्पियर का करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद में दूसरा जो करंट लेंगे इस नोड पर, यानी नोड 1 से 2 की तरफ, इसको हम I1 मान लो, इसको I1 मान लो, और ये वाला जो करंट है IY इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने IY लिखा हुआ है, तो IY करंट इस तरफ जा ही रहा है, नीचे की तरफ IY करंट है और इधर I1 करंट लिया है, ठीक है। उसके बाद में नोड 2 से करंट देखेंगे तो नोड 2 पर ये वाला सोर्स लगा हुआ है, एक डिपेंडेंट सोर्स है जो 25 IY करंट ऊपर की तरफ दे रहा है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ 25 IY करंट रहेगा, 25 IY, और फिर यहाँ से आगे की तरफ हम एक करंट एज्यूम कर लेंगे जिसको हम I2 लिख लेंगे, ये वाली करंट I2 लिख लेंगे। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पर हम करंट एज्यूम करेंगे, यानी इस पर करंट, यहाँ पर I3 करंट और यहाँ पर I4 करंट, यानी सभी ब्रांच में हम करंट एज्यूम कर लेंगे पहले I1 I2 I3 I4 करके। अगर कहीं किसी ब्रांच में करंट ऑलरेडी दे रखी है तो उसको वही लिखेंगे एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे ये 0.6 एम्पियर का करंट सोर्स है तो 0.6 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में हमने ले ली। यहाँ पर IY दे रखी थी पहले से ही, तो IY ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। इधर ये करंट 1 से 2 की तरफ I1 हमने एज्यूम किया है, 2 से 3 की तरफ I2 एज्यूम किया है। ये नोड 2 की तरफ जो करंट आ रही है ग्राउंड से, वो यहाँ पर 25 IY इसमें दे रखी है, सोर्स लगा हुआ है, तो ये एज इट इज रहेगी। फिर यहाँ पर नोड 3 से जो लीव कर रही है करंट, जो 50 ओम में, उसको I4 हमने कंसीडर किया है, और नोड 3 से एक और करंट हमने इस तरफ ली है जिसको हम I3 से लिख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हर एक नोड पर KCL की इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग KCL एट नोड 1, देखो नोड 1 पर अगर हम KCL अप्लाई करते हैं तो क्या इक्वेशंस बनती है, अप्लाइंग KCL एट नोड 1, नोड 1 पर KCL अप्लाई करते हैं तो 0.6 एम्पियर की करंट इधर जा रही है, और जो लीव कर रही है एक I1 है और एक IY है, तो 0.6 इक्वल टू I1 प्लस IY, 0.6 इक्वल टू I1 प्लस IY। अब देखो I1 की वैल्यू क्या होगी, 0.6 तो एज इट इज रहेगा। I1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इसका वोल्टेज अगर V1 है, इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2, इसका वोल्टेज V3, ये आंसर दिया हुआ है यहाँ पर, ये हमारा आंसर आएगा फाइनली जब हम चेक करेंगे, ठीक है। ये V1, ये V2 और ये V3। अब देखो V1 की वैल्यू यहाँ पर हमने एज्यूम की है V1 V2 V3, तो ये जो करंट होगा इसमें IY, उस IY को हम क्या लिख सकते हैं, IY को लिख सकते हैं V1/100, IY को क्या लिख सकते हैं V1/100, और I1 को लिख सकते हैं V1 माइनस V2, बल्कि ये I1, ये तो नोड सेम ही है। देखो I1 I2 I3 ये तीनों नोड यहाँ पर क्या है, कनेक्टेड है, तीनों ही क्या है, कनेक्टेड है, तो ये तो पूरा एक ही रहेगा, इसको सिंगल नोड हम कंसीडर करेंगे। देखो यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं लगा हुआ, तो इसको हमने एक सिंगल नोड कंसीडर करेंगे, यानी नोड 1 2 3 यहाँ पर क्या रहेगा, नोड 1 ही रहेगी। तो अब देखो इस पॉइंट पर जो करंट यहाँ से जा रही है इसका भी कोई काम नहीं रहेगा। अब देखो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं लगा तो इसको हम हटा देंगे, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं लगा तो इसको भी हटा देंगे, इस नोड वोल्टेज V2 को भी हटा देंगे, इस V3 को भी हटा देंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो अब क्या करना है, यहाँ पर V1 V2 V3 का, देखो इधर एक बार फिर से देखिए, ये वाली नोड, ये वाली नोड और ये वाली नोड, तीनों ही नोड क्या है, आपस में कनेक्टेड है, तो इसको हम एक ही नोड कंसीडर करेंगे, सिंगल नोड कंसीडर करेंगे, और इसका पोटेंशियल हम V1 मान लेंगे, नोड 1 ही हम कंसीडर करेंगे, इसका पोटेंशियल V1 मान लेंगे। अब देखो नोड 1 की तरफ जो करंट आ रही है वो 0.6 एम्पियर है, 25 IY है, और बस, और कोई सी करंट यहाँ पर नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो लीव कर रही है करंट वो कौन सी है, एक तो IY करंट लीव कर रही है जो डाउनवर्ड जा रही है, ये IY करंट यहाँ पर लीव कर रही है, एक I4 करंट यहाँ पर लीव कर रही है, और एक ये वाली I3 करंट यहाँ पर लीव कर रही है। तीन करंट यहाँ पर लीव कर रही है, क्योंकि ये तीनों नोड क्या है, कनेक्टेड है, ये तीनों ही नोड कनेक्टेड है, जिसको हमने सिंगल नोड कंसिडर किया है 1, और इसको पोटेंशियल हमने मान लिया V1। तो ये V1 पोटेंशियल है, और यहाँ पर नोड इसका जो
करंट जा रही है यहाँ से, एक करंट यहाँ पर जो आ रही है नोड की तरफ आने वाली करंट कितनी है 0.6 एम्पियर, और इधर से जो आ रही है एक ये 25 IY करंट आ रही है, और जो लीव कर रही है करंट वो कौन सी है, यहाँ से एक IY करंट लीव कर रही है और यहाँ से I4 कर रही है और एक ये I3 कर रही है। तो अब देखो हम यहाँ पर इस नोड 1 पर जो KCL अप्लाई करेंगे तो सिंपल यहाँ पर ये हो जाएगा, तो हटा देते हैं इसको, देखेंगे जो आने वाली करंट है वो 0.6 है, 0.6 एम्पियर, और एक है यहाँ पर 25 IY प्लस 25 IY इज इक्वल टू, अब यहाँ से जो लीव कर रही है करंट वो कौन कौन सी लीव कर रही है, यहाँ पर IY करंट है और कौन सी है I4 है और एक I3 है, तो इसको हम लिखेंगे IY प्लस I3 प्लस I4। एक IY करंट है, एक I3 है और एक I4 है, और जो आने वाली करंट है वो 0.6 और 25 IY है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0.6 तो एज इट इज रहेगा, 0.6 प्लस ये 25 IY, जो 25 IY है ये सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और जो IY करंट है उसके टर्म्स में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने इसकी टर्म्स में लिखा हुआ है IY, तो इस करंट IY को हम इधर ला सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 24 IY, एक इधर ला करके माइनस हो जाएगा, 24 IY इज इक्वल टू, ये कितना होगा I3 की वैल्यू, I3 की वैल्यू आप लिख सकते हैं V1 माइनस 0.2 VX, V1 इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V1, इसका तो V1 है, इसका भी V1, सभी का V1 रहेगा, तो V1 माइनस ये इसका पोटेंशियल कितना होगा 0.2 VX, तो V1 माइनस 0.2 VX, V1 माइनस 0.2 VX, डिवाइड करेंगे इसको इसके 40 ओम रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम, IY तो ये इधर पहुंच गया 24 IY, अब ये I3 की वैल्यू हमने लिखी है V1 माइनस 0.2 VX डिवाइड बाई 40, ठीक है, V1 माइनस 0.2 VX डिवाइड बाई 40, दूसरी जो करंट है I4 है, जो इसकी वैल्यू होगी V1 माइनस V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 50, ये हो जाएगा V1 माइनस 0 यानी V1 डिवाइड बाई 50, इसको हम लिखेंगे। अब देखो V1 पोटेंशियल जो होगा उसी को हम VX कह रहे हैं, यानी VX और V1 दोनों सेम है, पोटेंशियल VX ही यहाँ पर V1 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो V1 को हम VX यहाँ पर लिख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, यानी एक रिप्लेसमेंट हम करेंगे V1 जो कि VX के इक्वल है, एक तो रिप्लेसमेंट यहाँ पर मिल रहा है जिसको हम कंस्ट्रेंट भी कह सकते हैं, ये हमारे कंस्ट्रेंट है, ठीक है, तो कंस्ट्रेंट में एक तो V1 किसके इक्वल है VX के इक्वल है, और दूसरा यहाँ से देख सकते हैं जो V1 की ये IY की वैल्यू है IY इंटू 100, ये किसके इक्वल होगा V1 के इक्वल, और V1 किसके इक्वल है VX के इक्वल, तो IY को हम लिख सकते हैं यहाँ पर V1 अपॉन 100 या V1 इक्वल्स टू 100 IY, V1 इक्वल्स टू 100 IY, या डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख सकते हैं VX इक्वल्स टू 100 IY, या IY को VX की टर्म्स में लिखेंगे तो IY हो जाएगा यहाँ पर VX अपॉन 100, ये भी लिख सकते हैं, IY को हम लिख सकते हैं VX अपॉन 100, क्लियर हुआ। तो ये दो कंस्टेंट यहाँ पर मिल रहे हैं, एक तो V1 को VX से रिप्लेस करेंगे और दूसरा है IY को हम VX अपॉन 100 से रिप्लेस करेंगे, तो पूरी इक्वेशन हमारी किस में आ जाएगी VX की टर्म्स में आ जाएगी, यानी अब देखो इसमें 0.6 अब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं दोनों कंस्टेंट, यानी इस इक्वेशन को अगर हम इसमें ये वैल्यूज पुट कर दें, एक ये वाली V1 और एक ये IY की वैल्यू, तो ये कितना होगा 0.6 प्लस 24, और देखो IY की वैल्यू है VX अपॉन 100, तो ये हो गया इंटू VX अपॉन 100 इज इक्वल टू V1 माइनस 0.2 VX, अब V1 को हम VX ही यहाँ पर लिखेंगे, V1 को VX लिखेंगे तो VX माइनस 0.2 VX, ये हो जाएगा VX माइनस 0.2 VX डिवाइड बाई 40, यहाँ पर आ जाएगा प्लस V1 को फिर से VX डिवाइड बाई 50, ठीक है। तो अब देखो पूरी इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में रिप्लेस हो गई जिसमें कि VX आ रहा है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको अगर हम 100 से डिवाइड कर दें या पूरी इक्वेशन को हम ऐसा ना करें 200 से मल्टीप्लाई कर दें, देखो 200 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 100 कैंसिल हो जाएगा,
ये 40 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 50 भी कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 200 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 200 से राइट साइड में और 200 से लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करें, तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो 200 से जब 0.6 की मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना हो जाएगा 120 प्लस, अब देखो 200 की अंदर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 इसे कैंसिल कर देगा, यानी 24 इंटू 2 बचेगा 48 Vx इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर 200 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इसको डिवाइड कर देगा, कितना आएगा 5, और यहाँ पर इसको अगर हम देखें तो ये 0.8 Vx बच रहा है, तो 0.8 की अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 Vx हो जाएगा, 4 Vx, ठीक है 4 Vx, क्योंकि 200 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले 200 की जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 से कैंसिल करके 5 आ जाएगा, और 5 की मल्टीप्लाई जब करेंगे हम इससे जो कि 0.8 Vx बचेगा, तो 0.8 Vx मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, यानी 4 आ जाएगा ये 4 Vx, और प्लस ये कितना आ जाएगा 4 Vx, ये वाला आ जाएगा, ये 50 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स और 4 Vx ये जाएगा, तो टोटल हो गया 8 Vx, टोटल 8 Vx जब इधर जाएगा तो 48 माइनस 8 हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 120 प्लस 48 माइनस 8 यानी 40 Vx इक्वल टू 0, 120 प्लस 40 Vx इक्वल टू 0, या 40 Vx हम लिख सकते हैं माइनस 120, या Vx की वैल्यू हम लिख सकते हैं माइनस 120 अपॉन 40, या Vx आ जाएगा यहाँ पर माइनस 3 वोल्ट। तो यही हमें फाइंड करना था, यही हमारा आंसर ऊपर दिया हुआ है, ठीक है माइनस 3 वोल्ट। क्लियर है? एक बार फिर से देखिए पूरा क्वेश्चन, यहाँ पर हमने ऊपर क्योंकि सभी नोड्स कनेक्टेड हैं आपस में, तो एक सिंगल नोड यहाँ पर कंसीडर करिए जिसका पोटेंशियल हमने V1 माना है, और एक ही नोड इसको कंसीडर करके इस पर हमने KCL अप्लाई किया है। तो 0.6 इसमें आने वाली करंट है और दूसरी आने वाली करंट है 25 IY, और जो लीव कर रही है करंट एक IY लीव कर रही है और एक यहाँ पर I3 लीव कर रही है, एक I4 लीव कर रही है। तो हमने इक्वेशन बनाई है 0.6 प्लस 25 IY इक्वल्स टू IY प्लस I3 प्लस I4। इस IY को इधर ले गए तो 24 IY बचा, ये 0.6 ऐसे ही रखा। इस I3 की वैल्यू V1 माइनस 0.2 Vx, V1 माइनस 0.2 Vx, ये वाली वैल्यू I3 की वैल्यू V1 माइनस 0.2 Vx, इस सोर्स की वैल्यू 0.2 Vx दे रखी है यहाँ पर, तो ये V1 माइनस 0.2 Vx डिवाइड बाई 40 हो गया। इसी तरह से I4 की वैल्यू V1 डिवाइड बाई 50 हो गया, तो ये 50 ओम का रेजिस्टेंस है, Vx की ही वैल्यू है ये, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई। अब इसमें कंस्ट्रेंट रखे, क्या है कंस्ट्रेंट, V1 की वैल्यू जो है वो Vx के इक्वल है, एक तो कंस्ट्रेंट यहाँ से मिला, V1 किसके इक्वल है, Vx के इक्वल है। दूसरी चीज ये है कि V1 यहाँ पर IY इंटू 100 हो जाएगा, V1 किसके इक्वल IY इंटू 100, V1 को Vx लिखेंगे तो 100 IY हो जाएगा, यानी IY की वैल्यू हम Vx अपॉन 100 रख सकते हैं। तो पहला कंस्ट्रेंट ये वाला और दूसरा कंस्ट्रेंट ये दो कंस्ट्रेंट हमने इस इक्वेशन में रख दिए, तो ये पूरी इक्वेशन हमारी Vx के टर्म्स में आ गई। इसको सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करके Vx की वैल्यू निकाली है जो कि माइनस 3 वोल्ट आ रही है, जो कि आंसर में गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वोल्टेजेस V1, V2 एंड V3 यूजिंग नोडल एनालिसिस। देखो V1, V2, V3 यहाँ पर फाइंड करना है, ये इसके आंसर दे रखे हैं, ये V1 की वैल्यू दे रखी है, ये V2 की वैल्यू दे रखी है, ये V3 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। V1 हमारा कितना आना चाहिए 5 वोल्ट, V2 4.28 वोल्ट और V3 माइनस 5.7 वोल्ट। अब देखो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पर एक रेफरेंस नोड है, एक नोड यहाँ पर इन्होंने V1 कंसीडर किया है, एक V2 कंसीडर किया है, एक V3, यानी नोड 1, नोड 2, नोड 3, 3 नोड यहाँ पर कंसीडर करे हैं। नोड 1 का वोल्टेज V1, नोड 2 का वोल्टेज V2, नोड 3 का वोल्टेज V3 है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने करंट जो डिफाइन की है वो 1 से 2 की तरफ I1 करंट जा रही है, 2 से ग्राउंड की तरफ यहाँ पर रेफरेंस नोड की तरफ I2 करंट जा रही है। अब इसमें कोई करंट यहाँ पर इन्होंने शो नहीं की, क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा है, तो वोल्टेज सोर्स में कितनी करंट फ्लो होगी ये हम नहीं बता सकते, लेकिन इस नोड से ये वाली जो रेजिस्टेंस लगी है इधर करंट यहाँ पर I3 हमने एज्यूम करी है।
तो अब देखो इस पॉइंट पर मैंने बताया था कि जब भी नोडल एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं और किसी ब्रांच में दो नोड के बीच में अगर एक वोल्टेज सोर्स आ जाता है तो वहां पर सुपर नोड का कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई करेंगे। तो इस सुपर नोड का कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों नोड को एक एज ए सिंगल नोड यहां कंसीडर करेंगे। इस पूरे नोड की तरफ आने वाली करंट और यहां से जाने वाली करंट को हम क्या करेंगे, एक सिंगल यहां पर इक्वेशन में लिखेंगे। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अप्लाई करते हैं यहां पर, देखिए इसमें तो इस V1 पर तो कोई मतलब ही नहीं नोडल का, यानी V1 से V2 की तरफ जो करंट जा रही है I1 है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम अप्लाई करें इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पे तो कोई करंट का इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इस नोड पर V2 नोड पर क्या करते हैं, नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं। ठीक है, अप्लाइंग KCL एट नोड, अप्लाई KCL एट नोड 2। नोड 2 पर हमने अप्लाई किया, या ये सुपर नोड आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, सुपर नोड 2 एंड 3, जो 2 और 3 मिलकर के एक सुपर नोड बन रही है। तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, KCL अप्लाई करेंगे एट द सुपर नोड। तो सुपर नोड यहाँ पर लिख देते हैं, नोड 2 ना लिख करके क्या करते हैं यहाँ पर सुपर नोड। सुपर नोड कौन सा है, जो नोड 2 और नोड 3 को मिला करके ये सुपर नोड यहाँ पर कंसिडर किया। तो अब देखो यहाँ पर इसकी तरफ जो ये पूरा एक सर्किट बन गया एक तरह से यहाँ पर। अब इसमें इस लूप में या इस सर्किट में जो इस नोड की तरफ जो आ रही है करंट, वो I1 करंट जा रही है और I2 इससे लीव कर रही है और I3 लीव कर रही है। तो करंट जो आने वाली है वो कौन सी है, I1 करंट है, और जो लीव कर रही है वो I2 करंट है एंड I3 करंट है। I1 करंट इसकी तरफ आ रही है, I2 करंट लीव कर रही है, I3 करंट लीव कर रही है। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एक सुपर नोड कंसिडर किया। अब देखो I1 की वैल्यू कितनी होगी, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 5। I1 की वैल्यू कितनी होगी, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 5। लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से, V1 से V2 की तरफ जा रही है तो V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 5 ओम। I2 की वैल्यू होगी V2 माइनस 0 यानी V2 डिवाइड बाई 10, V2 डिवाइड बाई 10। और I3 की वैल्यू क्या होगी, V3 डिवाइड बाई 20। ये हो जाएगा V3 डिवाइड बाई 20। अब V1 कितना है, V1 तो यहाँ पर 5 वोल्ट है क्योंकि वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन तो हमने लिख ली है, लेकिन कुछ कंस्टेंट यहाँ पर लिखने होंगे। यानी V1 कितना है यहाँ पर, V1 इज इक्वल टू 5। V1 कितना है, 5 वोल्ट के इक्वल है। अब देखो V2 और V3 का डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट है। V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। V2 माइनस V3 कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। तो ये भी हम यहाँ लिख सकते हैं, V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 10, या V2 और V3 के टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं। तो या तो V2 को V3 से रिप्लेस कर सकते हैं, या लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू 10 प्लस V3। V2 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस V3। तो ये दो कंस्टेंट यहाँ पर हमें मिले, एक तो ये V1 इक्वल टू 5 और एक कंस्टेंट आया V2 इक्वल टू 10 प्लस V3। देखो इन दोनों के बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा है, एक पोटेंशियल कितना है V2, एक का पोटेंशियल V3। तो इस सोर्स के क्रॉस 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा क्योंकि 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। V2 कितना है, V3 कितना है, इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन V2 और V3 का जो डिफरेंस होगा वो 10 वोल्ट होगा, ये क्लियर है इस बात से। तो V2 माइनस V3 यहाँ पर कितना होगा, 10 वोल्ट। तो हमने V2 और V3 का एक रिलेशन निकाला, V2 इक्वल टू हो गया 10 प्लस V3। V2 कितना हुआ, 10 प्लस V3 हो गया। तो दूसरा कंस्टेंट हमें ये मिला है। इन दोनों कंस्टेंट को अगर हम इस इक्वेशन में रख दें, इन दोनों कंस्टेंट को, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए V1 की वैल्यू 5 है, V1 की वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस V2 डिवाइड बाई 5, 5 माइनस V2 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई 10, V2 डिवाइड बाई 10 प्लस V3 डिवाइड बाई 20। अब देखो V3 को हम क्या करेंगे, V3 को V2 की टर्म्स में लिख लो या V2 को V3 की टर्म्स में लिख लें, वैल्यू तो हमें तीनों की निकालनी है, V1 V2 V3। देखो V1 तो 5 आ गया, V1 तो डायरेक्ट कंस्टेंट से 5 आ रहा है जो आंसर में भी लिखा है, V1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। ठीक है,
V2 और V3 की वैल्यूज और निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो V2 को रिप्लेस कर देंगे, अगले स्टेप में करेंगे, ये आएगा V3/20। अभी हमने V1 को रिप्लेस किया इसमें, तो 5 - V2/5, V2/10 प्लस V3/20। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस V2 की जगह 10 प्लस V3 रख देते हैं, इस V2 की जगह 10 प्लस V3। बल्कि पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, पूरी इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 20 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 5 से कट जाएगा, 4 बार जाएगा, और ये 20 से जब ये 20 अंदर आएगा तो ये 2 टाइम जाएगा, और इधर यहाँ पर 1 टाइम चला जाएगा, तो ये 4 की मल्टीप्लाई होगी, 20 माइनस 4V2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2V2 हो जाएगा, प्लस V3 बचेगा, प्लस V3। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस 2V2 को इधर ले जाएं यहाँ पर, तो 20 ये इधर आ जाएगा, 4V2 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 6V2 प्लस V3। तो V2 की जगह हम ये यहाँ पर रिप्लेसमेंट करेंगे, V2 की जगह पर ये वाला रिप्लेसमेंट करेंगे 10 प्लस V3 का, तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी 20 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 प्लस V3, और प्लस V3 ये पहले से ही है, प्लस V3 यहाँ पर पहले से, तो ये लिखा जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा इज इक्वल टू 20 इक्वल टू 60 प्लस 6V3 प्लस V3 कितना हो जाएगा, ये 60 इधर आ गया, तो ये हो जाएगा -40, और ये हो गया टोटल 7V3, निगेटिव आएगा, V3 की वैल्यू निगेटिव तो नहीं आ रही है, निगेटिव आ रही है, हाँ V3 की वैल्यू निगेटिव आ रही है, -5.7। ठीक है, तो V3 की वैल्यू निगेटिव आएगी, V3 की वैल्यू -5.71, V3 की वैल्यू आएगी यहाँ पर -40/7, को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -5×7=35, ये 5.71 आ जाएगा, 5.71। तो V3 की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब देखो V1 तो ऑलरेडी कंस्टेंट से डायरेक्ट आ गया, V1 की वैल्यू 5 और V3 की वैल्यू 5.71 वोल्ट, ये दो आंसर हमारे आ चुके हैं। तीसरा आंसर हमें V2 लाना है, तो V2 यहाँ से आ जाएगा। देखो V2 की वैल्यू यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, इसी इक्वेशन में रख देंगे V3 की वैल्यू, तो V2 हो जाएगा 10 प्लस V3 कितना है -5.71, तो ये माइनस हो जाएगा 5.71। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 5.71 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 4.29 होना चाहिए, 4.29 आएगा या 28, 4.29 वोल्ट। 5.71 लिया है तो यहाँ पर 4.29, ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई आंसर। ये हो सकता है इसके बाद में 2 डिजिट के बाद में और डिजिट हो, जिससे कि ये इसका 0.01 का अंतर आ रहा है यहाँ पर। हमारा आंसर ठीक है, 4.29 यहाँ पर आ जाएगा और ये आ जाएगा -5.71। ठीक है, क्लियर है इतना? कोई डाउट किसी को? चलिए देख लीजिए एक बार फिर से। हमने क्या करा है, इसको ग्राउंड नोड कंसीडर किया है और ये तीनों नोड V1, V2, V3 यहाँ पर कंसीडर किए हैं। V2 और V3 जो नोड 2 और 3 है इसको हमने सुपर नोड कंसीडर किया है, क्योंकि यहाँ एक वोल्टेज सोर्स है, तो इसके लिए हमने एक इक्वेशन लिख दी है यहाँ पर सुपर नोड के लिए, यानी I1 आने वाली करंट है और जो लीव करने वाली करंट है I2 और I3 है। तो I1 किसके इक्वल हुआ, I2 प्लस I3 के इक्वल। I1 की वैल्यू हो गई V1 माइनस V2/5। V1 डायरेक्टली 5 वोल्ट है, तो V1 डायरेक्टली आ गया यहाँ पर 5 वोल्ट कंस्टेंट से, तो इसको हमने यहाँ 5 रख दिया V1 को। और इधर जो इक्वेशन आएगी, जो I2 की आएगी V2 माइनस 0/10, यानी V2/10 हो जाएगा, और I3 की वैल्यू हो जाएगी V3/20। I3 होगा V3/20, I2 आएगा V2/10। तो इसी को हमने सॉल्व किया है। V1 एक कंस्टेंट आया और दूसरा कंस्टेंट हमने रखा है जो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है, नोड 2 और 3 का पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V3 कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। देखो पॉजिटिव वोल्टेज वाले को हम हायर मानेंगे और नेगेटिव को लोअर, तो V2 माइनस V3 करेंगे। अगर इसका टर्मिनल इधर हो जाता, ये पॉजिटिव इधर आया था, तो V3 माइनस V2 करना होता। ठीक है, उसके बाद हमने बस सॉल्व किया है इक्वेशन को
और V1 V2 V3 की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 4 है, क्वेश्चन 4। फाइंड द नोड वोल्टेजेस V1 V2 यूजिंग नोडल एनालिसिस। V1 और V2 निकालना है, नोडल एनालिसिस की हेल्प से V1 और V2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पर इसको रेफरेंस नोड कंसीडर कर लेते हैं, किसी एक को रेफरेंस नोड कंसीडर करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको रेफरेंस नोड कंसीडर कर लेते हैं। ये हमने रेफरेंस नोड कंसीडर किया, इधर V1 है और इधर V2 है। अब देखो करंट जो नोड V1 यानी नोड 1 है, इसको हम नोड 1 कंसीडर करेंगे और ये वाली नोड 2 है। तो नोड 1 पर जो करंट आ रही है वो कौन कौन सी करंट है, एक तो 0.8 I जो नोड 1 पर करंट आ रही है, एक यहाँ से जो लीव कर रही है करंट, यानी यहाँ से जो लीव करने वाली है इसको हम एक I1 मान लेंगे, ये वाली करंट I1, और इसको हम मान लेते हैं I2। ये दो करंट यहाँ पर, यानी ये I2 यहाँ से लीव कर रही है तो नोड 2 पर ये आ भी रही होगी। ये ध्यान रखना, I2 करंट आपने यहाँ से लीव कराई है तो I2 करंट यहाँ पर एंटर भी कर रही होगी नोड 2 पर। तो जब हम 1 पर अप्लाई करेंगे तो 1 से ये पूरी 1 है, नोड 1 है, ये वाली जो है इसको नोड 1 कंसीडर कर रहे हैं, दोनों नोड को एक साथ, और ये वाली नोड 2 है। तो देखो नोड 1 से जो लीव कर रही है करंट वो I1 लीव कर रही है, और एक ये वाली करंट जो 12 एम्पियर की मिली एम्पियर की करंट है ये भी लीव कर रही है, और जो आ रही है वो कौन सी है, 0.8 I, ये वाली 0.8 I करंट यहाँ पर इसकी तरफ आ रही है। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स है, 0.8 I कौन सी करंट है, ये वाली करंट है I। ठीक है, अब इसके बाद में जो लीव कर रही है I2 करंट लीव कर रही है और 12 मिली एम्पियर, और जो आ रही है इसकी तरफ लीव कर रही है, एक I1 भी लीव कर रही है, और जो आ रही है वो 0.8 I करंट आ रही है। तो KCL हम अप्लाई करते हैं नोड 1 पर। तो KCL एट नोड 1, नोड 1 पर अगर हम KCL अप्लाई करें तो देखो यहाँ पर लीव करने वाली करंट, पहले आने वाली करंट लिख लेंगे, आने वाली करंट है 0.8 I, आने वाली करंट जो है 0.8 I, और जो लीव कर रही है करंट, लीव करने वाली कौन सी है, बाकी सब लीव कर रही है, I1 I2 और ये वाली करंट को हम I3 मान लेते हैं। I3 की वैल्यू 12 मिली एम्पेयर है। ठीक है, 12 मिली एम्पेयर ही लिख लो इसको डायरेक्ट, कितना है 12 मिली एम्पेयर, ये करंट यहाँ से लीव कर रही है। तो 0.8 I यहाँ पर आने वाली करंट है और लीव करने वाली करंट है I1 प्लस I2 प्लस 12 मिली एम्पेयर। 12 मिली एम्पेयर के लिए 10 की पावर -3 का यूज करेंगे, मिली एम्पेयर के लिए 10 की पावर -3 का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर I1 और I2 की वैल्यू लिखेंगे। देखो I1 की वैल्यू कितनी होगी, I1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर ये वाली जो करंट है V1 डिवाइड बाई V1 माइनस 0, इसका पोटेंशियल V1 होगा, नोड 1 है, इसका भी V1 है तो इसका भी V1 होगा, तो V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 10 किलो ओम, 10 किलो ओम मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 0.8 I, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, ये हो जाएगा V1 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 टू द पावर 3, या इसको हम लिख सकते हैं 10 मिली एम्पेयर, मिली एम्पेयर में आ जाएगा, ये 10 की पावर -3 ऊपर आ जाएगा, तो V1 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 की पावर -3, इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, क्लियर, ये इस तरह से आ जाएगा। चलो अभी इसको ऐसे ही रहने दो, अगले स्टेप पे करते हैं। किलो ओम है तो 10 की पावर 3 लिखा जाएगा। I2 की वैल्यू कितनी होगी, I2 की वैल्यू, ये वाली करंट I2 है जो 20 किलो ओम से जा रही है, तो V1 माइनस V2, इसका पोटेंशियल V1 और इस वाले टर्मिनल का V2, V1 माइनस V2 को डिवाइड करेंगे 20 किलो ओम से, तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2, नीचे आएगा 20 किलो ओम, तो 20 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा प्लस, ये एज इट इज 12 इंटू 10 टू द पावर -3। अब देखो 10 की पावर -3 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 10 की पावर +3 यहाँ पर -3 है, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि पूरी इक्वेशन को 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, बल्कि 10 की पावर 3 की बजाय
क्या करते हैं हम 10 की पावर 4 या 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। 10 की पावर 5 से हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 की पावर 5 से यहाँ पर कर दिया, 10 की पावर 5 से यहाँ पर कर दिया। तो देखो 10 की पावर 5 से जब यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.8 आई इंटू 10 की पावर 5, या इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10 टू द पावर 4 आई। पॉइंट यहाँ पर खत्म हो गया, 8 इंटू 10 की पावर 4 आई। यहाँ पर 10 की पावर 5 से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 5 से जब इधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 के नीचे यहाँ पर है 10 की पावर 4, 3 और 1 4 हो गया, और 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बचेगा बस यहाँ पर 10 V1। फिर प्लस जब यहाँ 10 की पावर 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 10 की पावर 3 है, तो 3 तो यहाँ कैंसिल हो गया, बचेगा यहाँ पर 10 की पावर 2 यानी 100 को डिवाइड करेंगे 20 से तो यानी 5 बचेगा यहाँ पर 5V1 माइनस 5V2, और फिर ये आ जाएगा प्लस 10 की पावर 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और 5 10 की पावर 2 बचेगा, तो 10 की पावर 2 का मतलब ये हो गया 1200। ठीक है, ये 1200, ये 5V1 माइनस 5V2 10V1, और ये 8 इंटू 10 की पावर 4। अब देखो यहाँ पर V1 V2 की इक्वेशन आ गई और एक ये I लिखा हुआ है। अब देखो I की वैल्यू V2 के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर I की वैल्यू अगर हम V2 के टर्म्स में लिखें तो I की वैल्यू क्या होगी, I क्योंकि V2 की तरफ जा रहा है तो 0 माइनस V2, नोट 0 का रेफरेंस नोड का वोल्टेज 0 माइनस V2 यानी माइनस V2 अपॉन 30 किलो ओम। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट हमें मिलता है, जो I की वैल्यू आएगी वो -V2 डिवाइड बाई 30 किलो ओम यानी 30 इंटू 10 टू द पावर 3 आएगा। ये I की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी होगी। अगर हम इस I की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें, इस इक्वेशन में हम I की वैल्यू को पुट कर दें, यहाँ पर I की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 8 इंटू 10 टू द पावर 4, और I की वैल्यू कितनी है -V2 डिवाइड बाई 30 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू, ये 10V1 5V1 15V1 हो गया, माइनस 5V2 हो गया, प्लस 1200। ठीक है, अब देखो इधर इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना होगा, 10 की पावर 3 यहाँ 10 की पावर 4 यानी ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा यानी 80/30 हो जाएगा। 80/30 यानी 8/3 माइनस 8/3 V2 कितना होगा 15V1 माइनस 5V2 प्लस 1200। एक बार फिर से पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन 3 यहाँ पर कैंसिल, -8V2 हो जाएगा, -8V2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 45V1 माइनस 15V2, और ये हो जाएगा प्लस 3600, प्लस 3600। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। हमने क्या करा, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो 3 है नीचे का इसको हटाने के लिए। तो अब ये हो गया -8V2 45V1। अब ये V1 V2 की एक इक्वेशन बन गई। इस -8 को अगर हम इधर ले जाएं तो ये +8 हो जाएगा, यानी ये इक्वेशन हमारे पास बचेगी 45V1, और ये प्लस होकर के यानी 15 में से +8V2 बचेगा तो -7V2 बचेगा, -7V2, और ये प्लस 3600 यानी इसको इधर ही रहने देंगे, -3600। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। 45V1 माइनस 7V2 इक्वल्स टू -3600। ये एक इक्वेशन आई। एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं जिससे कि आगे कोई मिस्टेक ना हो। देखो KCL हमने नोड 1 पर अप्लाई किया है तो 0.8I, ये 0.8I यहाँ से करंट ये वाली आ रही है, ये 0.8I, और यहाँ पर करंट जा रही है I2 और एक I1 और एक ये 12 मिली एम्पियर। तो ये 0.8I लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये आने वाली करंट है, और जो जितनी भी लीव कर रही है जाने वाली करंट है वो सब I1 I2 और 12 मिली एम्पियर। 12 मिली एम्पियर यानी 12 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये हुआ यहाँ पर
अब हमने क्या किया, 10 की पावर इसको लिखा 0.8 आई ऐसे ही लिखा, I1 हो गया V1/10 किलो ओम, V1/10 किलो ओम, ठीक है। ये हो गया V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 20 किलो ओम, ये भी ठीक है, प्लस 12 इंटू 10 पावर -3, ये ठीक है। अब दोनों तरफ हमने 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये पॉइंट खत्म हो गया इसका, और 10 की पावर 4 और आ गई यहाँ पर, इक्वल टू 10V1, क्योंकि 10 बचेगा, ये 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 यानी 10 बचेगा यहाँ पर V1 प्लस ये कितना बचेगा 5, क्योंकि इसको अगर हम 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बचेंगे यहाँ पर 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5V1 माइनस 5V2, और यहाँ 10 की पावर 3 कैंसिल हो जाएंगी, बचेंगी कितनी 2 प्लस की बचेंगी, यानी 1200 हो जाएगा। इसमें हम I की वैल्यू -V2/30 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, I की वैल्यू -V2, क्योंकि करंट ऊपर की तरफ जा रही है, V2 की तरफ जा रही है, V2 से लीव नहीं कर रही, V2 की तरफ जा रही है करंट, तो 0 -V2 यानी -V2/30 किलो ओम, I की वैल्यू -V2/30 इंटू 10 की पावर 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 4, और ये -V2/30 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 15V1, कितना होगा प्लस 15V1 माइनस 5V2 प्लस 1200 के बाद में इस 3 को हमने हटा दिया, यानी यहाँ पर 8 इंटू 10 की पावर 4, और ये हो गया 3 इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 कैंसिल, 10 की पावर 4 से ये 0 और ये कैंसिल, यानी 8/3 माइनस का 8/3 इंटू V2, और ये आ गया यहाँ पर 15V1 माइनस 5V2 प्लस 1200। अब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये तो 3 कैंसिल यहाँ पर, तो ये -8 बचेगा, और इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, ये हो गया -15, और ये प्लस 3600, तो इसको हम लिख सकते हैं 45V1 तो लिखेंगे 45V1 माइनस ये इधर आके +8 हो जाएगा, और ये -15 है तो -7V2, और ये हो गया इधर -36, इसको हम दूसरी साइड ले गए तो ये -3600, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ चुकी है। अब देखो दूसरी इक्वेशन जो हम बनाएंगे वो दूसरी इक्वेशन होगी नोट 2 पर, दूसरी नोट पर इक्वेशन होगी दूसरी इक्वेशन, तो नोट 2 पर हम KCL अप्लाई करते हैं, ठीक है। अप्लाइंग KCL एट नोट 2, अप्लाइंग KCL एट नोड 2, देखो नोड 2 पर KCL अप्लाई करते हैं, तो नोड 2 की तरफ आने वाली करंट और नोड 2 से जाने वाली करंट दोनों का सम हमें लेना है। तो आने वाली करंट कौन सी है, एक तो 12 मिली एम्पियर है, और एक ये वाली करंट है I2, 12 मिली एम्पियर और I2, बल्कि तीनों ही आने वाली करंट है। 12 मिली एम्पियर भी आ रही है नोड 2 की तरफ, और I2 भी आ रही है, और ये I भी आ रही है। 12 मिली एम्पियर I2 और I, 12 मिली एम्पियर I2 एंड I, इट इज 12 मिली एम्पियर प्लस I2 प्लस I इज इक्वल टू 0। 0 क्यों लिखा है, क्योंकि जाने वाली करंट है ही नहीं, नोड 2 से कोई भी करंट लीव नहीं कर रही, जितनी भी करंट है वो सब नोड 2 की तरफ आ रही है, ये वाली भी करंट, ये वाली भी करंट, और ये तीनों ही करंट नोड 2 की तरफ आ रही है लेकिन जा नहीं रही, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से नहीं जा रही होगी, लेकिन नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों का सम करके 0 कर दिया। अब देखो I1 जो I2 है वो कितना होगा, V1 माइनस V2/20 किलो ओम, तो इसको हम लिखेंगे V1 माइनस V2 20 किलो ओम, तो 20 इंटू 10 पावर 3 प्लस I की वैल्यू अभी हमने लिखी थी ये वाली -V2/30 किलो ओम, -V2/30 किलो ओम, तो ये आ जाएगा -V2, यह आएगा -V2/30 इंटू 10 पावर 3 इक्वल टू 0। अब देखो नीचे 20 10 की पावर 3 है, 30 10 की पावर 3 है, तो अगर हमें इसको यहाँ से हटाना है तो हम क्या करते हैं, 60 इंटू 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 इंटू 10 की पावर 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता है, पूरी इक्वेशन को 60 इंटू 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 60 इंटू 10 की पावर +3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 + 3 कैंसिल हो गया, ये कितना बचा
12 की 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 छंग 72, 720 आ जाएगा। 10 की पावर 3 +3 और -3 कैंसिल, फिर प्लस इधर आते हैं तो ये 10 की पावर 3 नीचे है और ये कैंसिल कर देगा इसको, और 20 इसको 60 को डिवाइड करेगा तो 3 टाइम जाएगा, यानी 3v1 - 3v2 आ गया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आते हैं तो ये 30 भी इसको 60 को 2 टाइम्स डिवाइड कर देगा, 10 की पावर 3 कैंसिल, यानी -2v2 आ जाएगा, और ये 0 की मल्टीप्लाई आप कहीं से भी करें 0 ही रहेगा। तो 3v1 माइनस ये हो जाएगा 5v2, 3v1 - 5v2 इक्वल टू आ जाएगा, ये 720 इधर आके -720 हो जाएगा। 3v1 - 5v2 इक्वल टू -720, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई जो v1 और v2 की टर्म्स में आएगी। v1 और v2 की टर्म्स में हमें वैल्यू निकालनी है, v1 और v2 की ही निकालनी है, v1 की और v2 की वैल्यू निकालनी है। तो एक इक्वेशन आई 45v1 - 7v2 इक्वल टू -3600। इसी इक्वेशन को मैं वहां पे लिख देता हूँ, 45v1 - 7v2, 45v1 - 7v2 इज इक्वल टू -3600। 45v1 - 7v2 इज इक्वल टू -3600। ठीक है, तो ये हमारी एक इक्वेशन थी, पहली वाली इक्वेशन थी, और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो v1 और v2 की वैल्यू हम यहाँ निकाल सकते हैं। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको अगर हमें 15 से मल्टीप्लाई कर दूँ, पहली इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 45 बन जाएगा, 45 बन जाएगा, और इसे पूरे को हम कट कर देंगे, यानी 15 से मल्टीप्लाई करके ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस, ये वाला प्लस और ये वाला प्लस। तो अब देखो ये तो कैंसिल यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करके, अब इसे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 75 -75v2, और ये बचेगा यहाँ पर केवल 7v2 है, +7v2 और -75, तो -75 और +7 जब करेंगे तो कितना बचेगा 68 बचेगा, -68v2, -68v2, और इधर आ जाएंगे 15 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 15 की मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे और +36 कर देंगे 3600, तो इसकी जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, इसको यहीं पे लिख देता हूँ मैं, 15 से मल्टीप्लाई करके देखो ये तो हो गया 45v1, ये हो गया था -15 पंजे 75v2, और ये कितना हो गया -15 की मल्टीप्लाई करेंगे 30, 108। ठीक है, ये आ जाएगा 10,800 आ जाएगा। 15 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,800 आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 सत्ते 105। ठीक है, तो ये -10,800 और -3600 +3600। ठीक है, तो यहाँ पर 800 में से 600 गए तो ये बचेगा 200, 200 तो यही बच जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर कितना 10 - 3 करेंगे तो 7, तो 7200 बचेगा। कितना बचेगा 7200, प्लस का बचेगा माइनस का, माइनस के 7200, तो ये -7200 बचेगा 68v2 के इक्वल, -7200, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर v2 की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, v2 की वैल्यू 7200/68। इसको आप सॉल्व कर लेना, कितनी वैल्यू आएगी देखो भाई, 100 से ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, 100 से ऊपर आएगी। आंसर में क्या दे रखी है, v2 की वैल्यू 105.88, सही है ना, ये v2 की वैल्यू दे रखी है, ये v1 की है, ये v2 की है, तो 100 से ऊपर 105.88, ये आप चेक कर लेना, 105.88 यही आएगा, 105.88 वोल्ट। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 7200 को 68 से डिवाइड करेंगे 105.88 आ जाएगा। अब देखो v2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के v1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो v1 की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ जाएगी -63.53। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में रख के हम v1 की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आज हमने नोडल एनालिसिस के क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा कुछ कॉन्सेप्ट। अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए,
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसमें शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम मैश एनालिसिस को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।